ये एयरबीज वगैरह की शेप्स तक हमने यहाँ तक किए थे। अच्छा नहीं, यहाँ पे ना कभी मैं पास लेता हूँ, क्योंकि हम जो है ना एमसीक्यूज देखते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सा है वो पढ़ते हैं ना। तो इसमें ना फिर वो स्टूडेंट से मुझे मैसेज कर रहे थे जो रिकॉर्डिंग देखते हैं वगैरह कि सर आप आपके जो है ना वीडियो में वॉइस ही नहीं है। मैंने कहा भाई थोड़ा आगे तो चलो, ऐसे वॉइस नहीं है। तो ये मैं यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि वो देखेंगे तो उन्हें पता होगा। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से देखते हैं कि भाई कौन सा है, फिर वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें कभी वो है ना खामोशी हो जाती है, अभी आप क्या कहते हैं, बस मैं बोलता ही रहूंगा आधा घंटा। तो ये चीज इंश्योर कर लें काइंडली। क्योंकि ना ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पे नहीं आते हैं वीओ में। जितने भी आप हमारे पाकिस्तान में वीओ के पेपर्स होते हैं, फेडरल में कुछ जो है ना जो एफपीएससी लेता है तो वो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल को रखता है, बट वो अभी वो भी नहीं रखते हैं क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर दी है। पहले नेगेटिव नहीं होते थे, तो अभी वो भी थोड़ा सा इजी पेपर बनाते हैं। बाकी आपने परेशान नहीं होना कि हम ये इतनी चीजें छोड़ रहे हैं, तो ये हमारे काम की नहीं है पेपर के हवाले से। अगर आप देखना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं, बुक भेजा हुआ है आपको। ये शायद किया हुआ था ना, ये हम सेम पेज क्यों कर रहे हैं। ये भी किए थे। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा ना, ये अपने जर्नल एमसीक्यू से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से कि व्यू में आ जाए, बट थोड़ा आपको पता हो कि टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया रिफर्स रिफर्स टू व्हाट, किसे रिफर करता है। टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को नंबर ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स, या डेड ओनली या लिविंग ओनली। ठीक है, तो आपने याद रखना अगर टोटल काउंट में पूछा जाए तो ये दोनों होते हैं, जो लाइव सेल्स होते हैं या जिनकी डेथ हो चुकी होती है, लाइव या डेड। दोनों सेल्स जो सैंपल्स में लिए जाते हैं उनकी दोनों की प्रेजेंस को टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया से रेफर किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये वैसे जनरल क्वेश्चन है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो के हवाले से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने फिजियो में भी पढ़ाया हुआ है 409 पे, के एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं, सिनोफिल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, या टी एंड बी सेल्स होते हैं। ये भी आप सबको आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने याद रखना है प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये होते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, और बी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाते हैं। जिसमें फिर हमने उनके डिफरेंट टाइप्स भी एंटीबॉडीज के पढ़े थे, जी ए में अमीनोग्लोबन ए। तो ये क्या है, प्लाज्मा सेल्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है पेपर में कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल कौन से होते हैं, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल से एक और एमसीक्यूज भी मैंने बताया था, इसकी शेप एनिमल रिफ्रेशर में लिखी हुई है, वो मैंने याद करवाई थी, आप सबको याद होगी, वरना यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। कार्ट व्हील शेप होती है इसकी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्टेटमेंट में कि कार्ट व्हील शेप जो है किसकी होती है, ये सेम ऑप्शन दिए जाए मैक्रोफेजेस, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, तो आपको पता हो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं इनकी शेप होती है कार्ट व्हील शेप्स। ठीक हो गया, और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स भी इनको कहा जाता है। ये एमसीक्यूज थोड़ा सा अपने जहन में बिठाना है। बाकी देखें इसमें काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का मतलब है कि सेम सेम कॉपी पेस्ट है। ये वही सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी हमने किया, यहाँ पे भी काफी ऐसे पेजेस में है। ये वाली डेफिनेशन मैंने क्विज में भी दी थी, यहाँ पे लिखी हुई है। ये यहाँ से भी हम याद करते हैं इस चीज को कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर किसकी थ्रू होता है, बैक्टीरियोफेज। ये वाला वर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि ना दो डेफिनेशन यहाँ से आती हैं, एक होती है कॉन्जुगेशन की, दूसरी आती है ट्रांसडक्शन की। ये भी एनिमल रिफ्रेशर में शायद डिस्कस किया था हमने, वरना उसमें किया था कैप्सूल में। तो ये वाला दोनों की सेम डेफिनेशंस होती हैं, बट यहाँ पे ये जिसको मैंने मार्क किया है यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज जब भी आएगा तो ये होती है ट्रांसडक्शन की, ये आपने याद रखना है। हाँ मेरे भाई, ट्रांसडक्शन उसे कहा जाता है, मतलब जो है ना ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जाता है, ये बैक्टीरियल वायरस होती है बैक्टीरियोफेज, जो कैरियर के थ्रू काम करती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
तो बैक्टीरियोफेज जब भी स्टेटमेंट में आए तो ये, क्योंकि देखें ना ये सेम ऑप्शंस में है तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ट्रांसडक्शन करें ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो ट्रांसडक्शन आपने याद रखना है तब करना है जब वो कहे कि किसके थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू। अगर यहाँ पे देखे थ्रो डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करेगा, नहीं वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो होती है कॉन्जुगेशन। ठीक है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है ना ट्रांसफर होता है। सर एहसानुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। खुश रहें आप भी। हामिद साहब आपकी माइक आने हैं, म्यूट करते हैं आपको। ये तो ये आपने याद रखना है, अगर पूछ ले सेम डेफिनेशन दे दे और कहे कि थ्रो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना, फिर आपने याद रखना है कॉन्जुगेशन उसे कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इनमें ना डिफरेंशिएट है, ये आपने याद रखना है। ये भी डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, ये डेफिनेशंस दे सकता है ना पेपर में, तो इसलिए आपको ये पता होने चाहिए। बैक्टीरियोफेज देगा तो ट्रांसडक्शन उसे कहा जाएगा, कॉन्जुगेशन किसे कहा जाएगा, जब कहेगा कि थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जब ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक मटेरियल। बाकी म्यूटेशन की डेफिनेशन दो एसपीएससी में आ चुकी है, ये आप सबको भी पता है, जो सडन चेंज होती है जेनेटिक मटेरियल में उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये आपने जहन में बिठाना है। फिर आते हैं एमसीक्यूज पे। हामिद साहब थैंक यू सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने लेप्टोस्पायरोसिस में बताया था आपको, इसकी भी फर्स्ट क्लास में भी बताया था, जहाँ पे वो हमने किया था जो है ना लिस्टेरियोसिस का पहला क्वेश्चन किया था कि लेप्टोस्पायरा ऑर्गेनिज्म कैन प्रेफरेबली आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, किससे, फीसिस से, नेजल डिस्चार्ज या यूरिन। मैंने कहा था जब भी लेप्टोस्पायरोसिस से क्वेश्चन आएगा ना वो इसी फॉर्म में देगा, यहाँ तो वो स्टेटमेंट में आपको देगा कि भाई कौन सी डिजीज है जो यूरिन के थ्रू आइसोलेट की जाती है, या यूरिन का वर्ड वो स्टेटमेंट में देगा, या आपसे पूछेगा कि किस से वो जो है इन्फेक्टेड एनिमल को आइसोलेट किया जाता है। तो ये लेप्टोस्पायर, वेरी गुड। यूरिन मैंने बताया था, देखो दो क्वेश्चन इसका इस फॉर्म में भी निकला हुआ है, तो आपने याद रखना है जब भी लेप्टोस्पायरोसिस की बात आए तो इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आइसोलेट किया जाता है इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन से। ये आपने लेप्टोस्पायरोसिस याद रहे ना, बाकी ऐसे लेप्टोस्पायरोसिस एमसीक्यूज नहीं आते। आता है तो यही एक एमसीक्यूज बनता है जो इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, वो आपने यूरिन वाला वर्ड याद रखना है इसका। अगर यहाँ पे देखें लिस्टेरोसिस भी है 47 पे। सर वो मैंने शुरू में ही बताया था, नेटवर्क का तो इशू नहीं है आपके पास, अभी बताया मुझे क्लियर है आवाज। इरफान साहब आवाज सही है बाबा। काशिफ, ओके ओके। राहुल साहब आपके पास थोड़ा नेटवर्क का कोई इशू होगा। अच्छा ये हमने लेप्टोस्पायरोसिस का बता दिया। 447 पे अगर हम देखेंगे सेम वही बात कर रहा है कि सस्पेक्टेड केस ऑफ लिस्टेरोसिस इन शीप प्रेफरेबल द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम। लिस्टेरोसिस हमें पता है कि भाई ये क्या करती है, इंसेफ्लाइटिस करवाती है। ठीक है, क्या करवाती है, इंसेफ्लाइटिस करवाती है। इंसेफ्लाइटिस किसे कहा जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन को कहा जाता है। क्या होती है, सर्किलिंग मूवमेंट होती है। वही क्वेश्चन फिर रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सर्किलिंग मूवमेंट करता है एनिमल तो इसको सर्किलिंग डिजीज कहा जाता है। साइलेज डिजीज इसको कहा जाता है, लार्ज अमाउंट में अगर एनिमल खा जाता है। ठीक है, तो इसको आइसोलेट किससे किया जाता है, फीसिस, ब्रेन, ब्लड, तो ब्रेन से किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यस वेरी गुड। तो ब्रेन वर्ड आपने इसका लिस्टेरिया से याद रखना है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन से होती है। तो इससे भी एमसीक्यूज बता चुका हूँ, सर्किलिंग डिजीज है, साइलेज डिजीज है, इसमें भी अबॉर्शन होता है। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की स्टेनिंग ये उस दिन पढ़ी थी, यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जील एंड नेल्सन मेथड, ये नाम भी इसका होता है, कभी कभी अदर नेम भी पूछ ले कि जील एंड नेल्सन स्टेन किसको कहा जाता है, एसिड फास्ट को कहा जाता है। और एसिड फास्ट कौन से बैक्टीरियाज के लिए की जाती है, माइकोबैक्टीरियम आपने याद रखना है। फिर उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी आ सकता है, पेरा ट्यूबरकुलोसिस भी आ सकता है, ये आपने याद रखना है। मैकफेंडियन रिएक्शन, ये मैंने मेडिसिन में क्वेश्चन बताया था। मैकफेंडियन रिएक्शन इज यूज टू डायग्नोज एंथ्रेक्स बेसिलाए बियरिंग कैप्सूल है उसमें, फ्लैजिला है, फिर ऑप्शन भी देखते हैं। सबसे पहले ये खुद ब खुद एक क्वेश्चन भी है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि मैकफेंडियन रिएक्शन किसके लिए किए जाते हैं, कौन सी डिजीज के लिए किए जाते हैं, इसने तो खुद स्टेटमेंट में दे दिया है कि एंथ्रेक्स को डायग्नोज करने के लिए दिए जाते हैं।
बट आपसे वो पूछ सकता है कि मैकफेंडियन रिएक्शन किस को डायग्नोज करने के लिए किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको पता हो कि ये एंथ्रेक्स डिजीज के लिए किए जाते हैं। दूसरा, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि भाई मैकफेंडन रिएक्शन एंथ्रेक्स को के लिए तो किए जाते हैं, बट किस चीज को डेमोस्ट्रेट किया जाता है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। फिर आपको याद रखना है कि जो कैप्सूल होता है उसको जो है ना डेमोस्ट्रेट करने के लिए किए जाते हैं। जो ऊपर कैप्सूल होती है, कवरिंग होती है एंथ्रेक्स की, उसको जो है ना देखने के लिए वहां पे कोई कलर वगैरह बनते हैं, रेडिश कलर या पिंक कलर, वो जो है ना क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करने में या उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं उसको देखने के लिए मदद देते हैं। तो जो वहां पे कैप्सूल होता है एंथ्रिक्स का, उसको देखने के लिए ये रिएक्शंस किए जाते हैं। दूसरा, इससे क्या टेस्ट बताई थी, कल हमने पढ़ी थी एस्कोली टेस्ट। एस्कोली टेस्ट भी अगर पूछा जाए किसके लिए की जाती है, तो ये भी एंथ्रिक्स के लिए की जाती है। बाकी ये आपको पता है डेंजरस डिजीज होती है। वूल सॉर्टर्स डिजीज भी इसको पढ़ा था, स्प्लिनोमेगली भी इससे बताया था। तो ये सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए इसके। मौजूद हूँ भाई, घबराना नहीं है। कि भाई चुप हो गया सर, देख रहे हैं एमसीक्यूज। ये स्मार्ट करवाए ना आपको, थोड़े टाइम में अच्छी तैयारी। ऐसे बैठने पड़ेंगे तो फिर वो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाए। 3 3 लाइनों में देखें, यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये अपने काम की नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बताना था आपको। 581 पे एक क्वेश्चन के, वैक्सीनेशन ऑफ अक्वाइंस अगेंस्ट ग्लेंडर की बात कर रहा है कि भाई ग्लेंडर में कौन सी वैक्सीन की जाती है। कोई भी जो है दुक्का भी लगाए, बताए मुझे। किल्ड वैक्सीन करते हैं, या जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, या लाइव कल्चर होती है, कौन सी होती है। चलो मारे, धोखा भी मारे, देखते हैं किसका लगता है। कौन सी की जाती है ग्लैंडर में वैक्सीन। सर कह रहे हैं कि भाई ए। राउत साहब कह रहे हैं डी, मतलब नन किल्ड वैक्सीन। प्रॉपरली देखना है ना आपने, प्रॉपरली। वेरी गुड, नो वैक्सीन। हाँ, कमर्शियली इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ये इसलिए क्वेश्चन बताया क्योंकि आप भी वहां पे करेंगे कि भाई नन कैसे हो सकता है, कोई तो करे ना ऑप्शन। ऐसे नहीं होता, किसी किसी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ग्लेंडर की क्या है कि कोई कमर्शियली वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जैसे कुछ डिजीजेस की है, ग्लेंडर जो कॉइन में होता है, तो इसकी जो सेवेरिटी होती है उसको कम करने के लिए मेडिसिन वगैरह यूज किए जाते हैं। बाकी कोई प्रॉपर इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज होगा। बट ये भी सच एमसीक्यू वो आएगा नहीं, बट आपको पता तो हो कम से कम। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है ये हॉटेस्ट टेस्ट फॉर मेस्टाइटिस। पहले तो इसने खुद जवाब दे दिया यहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि हॉटेस्ट टेस्ट किसके लिए की जाती है, ये मेस्टाइटिस के लिए की जाती है। फिर अगर और इसको एडवांस करके पूछ ले कि कौन सा जो इसकी जो है ना सॉरी मेस्टाइटिस काज करवाते हैं बैक्टीरिया,
कौन से टाइप के लिए करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस एगल सेटाई है या एगल शेटाई है या डिस एगल शेटाई है, यूब्रेस है, नन ऑफ दीज है। तो आपने याद रखना है किसके लिए की जाती है होटिस टेस्ट। हाँ, वो तो डिफरेंट टेस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है ना, बट ये इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, होटिस टेस्ट ये आती है पेपर में। कि ये जनरली पूछता है कि वो किस के लिए की जाती है, डिजीज का नाम देता है, बट आपको पता हो कि ये किसके लिए की जाती है। तो इसके दो हमने पढ़े थे। अगर ज्यादा कॉमन पूछा जाए कि भाई मेस्टाइटिस सबसे ज्यादा कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, वो मैंने बताया स्टेफलोकोकस। ठीक है, या उडर्स में जब भी बात करें मेस्टाइटिस रिलेटेड कोई बात हो तो स्टेफलोकोकस आपने याद रखना। अगर हॉटेस्ट टेस्ट की बात आए तो वो होती है स्ट्रेप्टोकोकस एगलशेटाई। ठीक है, तो ये वाला आपने याद रखना है। ये फर्स्ट जो है ये हॉटेस्ट टेस्ट इसके लिए प्रेफरेबल होती है। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। उसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, बट फिर यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन निकला हुआ है कि स्प्लिनोमेगली एंड कैटेलिन शीप। भूल जाना है बस, थोड़ा सा समझ जाना है कि भाई ये हमने पढ़ा है किस डिजीज के लिए, स्प्लिनोमेगली मेस्टाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए सर, देखने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, तो स्प्लिनोमेगली पास्चुरिलोसिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, ब्रूसलोसिस है, इसके लिए की जाती है। ये डिटेल में बताया हुआ है कि एंथ्रेक्स के लिए। क्योंकि एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है, अगर भूल भी जाए तो स्प्लिनिक फीवर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें स्प्लिनोमेगली हो जाती है, एनलार्ज्ड हो जाती है। सिंपली स्प्लिनोमेगली का क्या मतलब होता है, एनलार्ज ऑफ स्प्लीन, डार्क कलर की हो जाती है, वहां पे लेशंस वगैरह बनते हैं, ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है। यहां से आपने क्या याद रखना है, पास्चुरिला जो बैक्टीरिया होता है इससे कौन सी होती है, इससे एक डिजीज होती है एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। पास्चुरिला मल्टोसीडा ये पढ़ाया हुआ है, वेरी गुड। एचएस, इसको और क्या कहा जाता है, शिपिंग फीवर कहा जाता है। तो ये नाम आपने याद रखना है। ये भी ऑप्शन में वो देते हैं कभी कभी, पास्चुरिलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस बताया है, ब्रूसलोसिस भी बताया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये वाले याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं हम। ये वही क्वेश्चन सेम हमने डिस्कस कल किया था, स्कोली टेस्ट वही बता दिया था, एंथ्रिक्स के लिए होती है ये। तो ये टेस्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से दे सकता है ना। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है यहाँ सिंध में, तो नहीं आया। अच्छा, ये वाला भी देख लें। हाई नेचुरल रेजिस्टेंस टू ट्यूबरकुलोसिस इनकाउंटर्ड इन एनिमल, लाइक कौन से एनिमल में या कौन सा एनिमल ट्यूबरकुलोसिस को रेजिस्ट करता है? पिग्स करते हैं, शीप एंड गोट करते हैं, डॉग एंड केट्स करते हैं, या जो है ना हॉर्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ट्यूबरकुलोसिस ये वैसे वीओ के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता हो आपको किसी और नेचर से वो क्वेश्चन बना दे तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो टीबी जो है वो रेजिस्ट कर दी है हॉर्सेस में, ये आपने याद रखना है। तो हॉर्सेस में बहुत ही रिलेटिवली तो डिफरेंट एनिमल्स वो कम देखी जाती है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर है हॉर्सेस में, माइकोबैक्टीरियम जो बोवेस होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ से, द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फिजिकल मीन्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिस्ट्रक्ट किया जाता है बाय फिजिकल मीन्स, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टरिलाइजेशन कहा जाता है, डिसइंफेक्शन कहा जाता है, या सैनिटाइजेशन कहा जाता है, या नन ऑफ दीज ऑप्शन है। यहाँ से तीनों डेफिनेशन समझते हैं। आपने याद रखना है, अगर फिजिकल मीन्स की बात आए, फिजिकल मीन्स में क्या आते हैं, फिजिकल मीन्स में ये ऑटोक्लेविंग है, हीट वगैरह है, रेडिएशन है, ये फिजिकल मीन्स में आते हैं ना। तो ये होते हैं स्टरिलाइजेशन को कहा जाता है। स्टरिलाइजेशन में क्या कहा किया जाता है, फिजिकली स्टरिलाइजेशन, जैसे हीट ऑटोक्लेविंग या ओवन वगैरह होता है, या रेडिएशंस दिए जाते हैं, या फिल्टरेशन किए जाते हैं ना, तो ये फिजिकल मीन्स में आते हैं। वेरी गुड। तो उससे स्टरिलाइजेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, अगर फिजिकल मीन्स की बात करें वो। उसके अपोजिट में ही होता है डिसइंफेक्शन। अभी डिसइंफेक्टेंट वगैरह जो होते हैं इनको कहा जाता है केमिकली, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय केमिकल मीन्स, ये वर्ड आपने याद रखना है। और दूसरा यहाँ से एमसीक्यूज बताया था मैंने, जो है ना, हाँ शायद ये लिखा भी हुआ है ना सी में। ठीक है,
तो केमिकल मीन्स आपने याद रखना है, केमिकल मीन्स का मतलब है कोई क्लोरीन आप यूज कर रहे हैं या फिनोल वगैरह है या अल्कोहल वगैरह है। और दूसरा यहाँ से ये पोल्ट्री एसपीएससी में क्वेश्चन आया था 2023 में, डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन आई थी। तो डिसइंफेक्टेंट से दूसरा आपने याद रखना है कि ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन पे ये यूज किए जाते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे फ्लोर है, वॉल्स हैं, ठीक है, उन पे जो पोल्ट्री शेड वगैरह होते हैं या एनिमल के हाउसेस वगैरह होते हैं, उन पे जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, जब भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात आए तो उसको डिसइंफेक्टेंट आप करेंगे कि भाई स्टेटमेंट वो खुद बनाएगा, जैसे बनाई थी शायद पोल्ट्री में ये क्वेश्चन था, आज भेज दूंगा वो भी क्विज के फॉर्म में। तो आपने बस ये वर्ड याद रखना है, नॉन लिविंग, या उसको इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, इन एनिमेट भी नॉन लिविंग्स को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो उनको बैक्टीरिया वगैरह के स्पोर्स वगैरह को डिस्ट्रॉय किया जाता है क्लोरीन वगैरह से, अल्कोहल से, उससे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। तो ये आपने ये 624 पेज की शायद डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय केमिकल मीन्स, तो ये डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी देख लें, पियर शेप्ड अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर इज कॉमन इन। सारी स्टेटमेंट समझ नहीं आई हमें, सिर्फ एक वर्ड यहाँ से हमने जहन में बिठाना है कि भाई कौन सा। क्योंकि ना मैं हमेशा कीवर्ड्स आपको बताता हूँ जिससे रिलेटेड होता है कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो वो कीवर्ड अगर आपको समझ आ गया तो पूरी स्टेटमेंट में अगर वो कुछ भी बोले तो वो घुमाता रहते हैं, स्टेटमेंट में कुछ और वर्ड्स भी यूज करते हैं, तो वो आपने परेशान नहीं होना है। पियर शेप्ड अपीयरेंस आपने याद रखनी है, किस बैक्टीरिया की होती है, डिजीज की होती है। तो क्लोस्ट्रीडम शिवाई या चिवाई जिसे कहा जाता है, जो डिजीज काज करवाती है, कौन सी वो डिजीज भी आपको पता होगा, मुझे जरूर बताएं कौन सी डिजीज करवाती है ये क्लोस्ट्रीडम शिवाई। जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। नहीं, एंथ्रेक्स कहाँ से भाई? ब्लैक क्वार्टर, वेरी गुड। ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर, वेरी गुड वेरी गुड, टैलेंटेड बच्चे हैं सारे। ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर दोनों नाम है इसके, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम शिवाई के। तो ये ब्लैक क्वार्टर जो होती है ये इससे होती है। तो इसकी जो शेप होती है ना, क्या होती है, पियर शेप्ड होती है। ये आपने पियर वर्ड याद रखना, ये एसपीएससी में शायद 2014 में मेरे पास हार्ड में वो जो है ना पास पेपर था, अभी तो पता नहीं मुझे मिला या नहीं, तो मैं भेज दूंगा। 2014 में ये क्वेश्चन आया था, 2014 में, अभी नहीं आया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो पियर शेप्ड या इसको ड्रम स्टिक शेप भी कहा जाता है, दूसरा नाम ही बता देता हूँ, ड्रम स्टिक, क्लब शेप, तीसरा नाम भी कोई भी वो यूज करे आपको पता हो। क्लब शेप, पियर शेप्ड, ड्रम स्टिक शेप, जब भी ये वर्ड स्टेटमेंट में आ जाए तो ये ब्लैक लेग की बात हो रही होगी, ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, ब्लैक लेग से और एमसीक्यूज भी मैंने बताए। मसल्स वगैरह में क्या हो जाती है, पेनफुल सोइलिंग हो जाती है, उस वहां पे क्या बढ़ते हैं, इफेक्टेड टिश्यूज में गैसेस बनना शुरू होती हैं। और जो है यहाँ से एक एमसीक्यूज बताया था, क्रेपिटेशन का साउंड आता है। जैसे डोर वगैरह को हम ओपन करते हैं ना, एक हमें साउंड नजर आता है डोर से, उसको क्रेपिटेशन साउंड कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेपिटेशन जब भी स्टेटमेंट में वो क्लिनिकल साइंस आपको दे, आपको कोई भी समझ में नहीं आए, सिर्फ ये वर्ड अगर लिखा हुआ हो क्रेपिटेशन साउंड ऑफ मसल्स, तो आपने समझ जाना है कि ये जो है ना वो ये से क्रिचिक का साउंड जो होता है, तो वो ये होती है किसमें, ब्लैक लेग में होती है या ब्लैक क्वार्टर में होती है। ये आपने याद रखना है क्रेपिटेशन वर्ड, क्योंकि ये भी इसको पहचाने का, अगर वो क्लिनिकल साइंस से क्वेश्चन देता है तो पहचाने का तरीका है। तो ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। बाकी ड्रम स्टिक, पियर शेप्ड जो भी दे दे, तो ये भी हो गया। ये नीचे क्वेश्चन भी निकाला हुआ है, ब्लैक क्वार्टर इज कास्ड बाय क्लोस्ट्रिडम शिवाई या शिवाई जिसे कहा जाता है। तो 2025 में इसका ट्रीटमेंट पूछा था, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट पूछे ना, तो उसका होता है एंटीबायोटिक। ये यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ये पहले बताया हुआ है, बट यहाँ पे फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था कि ब्लैक क्वार्टर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जब भी बैक्टीरियल डिजीज का पूछे तो उसका हमेशा ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक। ये आपने जहन में बेटा ना, कोई स्पेसिफिक ड्रग आपने नहीं करनी है। नहीं नहीं, काज नहीं पूछा था 2025 में इसका,
ट्रीटमेंट पूछा था कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर, ऐसे पूछा था। ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल दिया था या एंटीबायोटिक दिया था, एंटीवायरल दिया था, इस तरीके से दिया था। यस, ब्लैक बैक्टीरियल डिजीज है। और इसको, और जैसे ये सीएल लिखा हुआ है ना, ये क्लोस्ट्रीडम फैमिली है बैक्टीरिया की। क्लोस्ट्रीडम वाले जितने भी हैं ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव। एक पॉइंट और भी बता देता हूँ यहाँ पे, जितने भी हैं क्लोस्ट्रीडियम वाले बैक्टीरियाज ये सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अगर और भी क्वेश्चन को मोल्ड करके ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का पूछ ले तो आपको क्लियर होना चाहिए। भाई देखो ना, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उमेर साहब ये आप फील्ड में जाके करें। पेपर में वो आपसे नहीं पूछेगा, और ना ही जो है ना वहां पे हमें करना है कि भाई अभी हम पेंसिलिन करें, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन करें, सब यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल एक अलग चीज है। ठीक है। तो ये आपने जरूर, मैंने ये शुरू में भी, या मैंने जब भी पढ़ाता हूँ ये जरूर बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कभी भी नहीं करना है। ये अपने जहन में बात बिठा दें आज से ही, कि भाई मुझे प्रैक्टिकल काम ज्यादा आता है, तो अगर क्वेश्चन को मैं टैकल करूंगा उसी वे में, क्वेश्चन आपका जो आंसर बुक में होगा वो देगा वो प्रैक्टिकल देखते ही नहीं भाई, कि भाई इसको प्रैक्टिकल आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो ये आपने जरूर बैठना है। वो, और वैसे ये ट्रीटमेंट से क्वेश्चन नहीं देते, क्योंकि पता है ना सारे डिजीज का एंटीबायोटिक्स यूज किया जाए तो हम क्या करेंगे। सारी ड्रग्स यूज करते हैं, कौन कोई कौन सी करता है। ये वही फिर सेम यहाँ पे भी पेज वो रिपीटेड है। यहाँ पे देखो उसने, देखो वहां पे हमने, उसने खुद दिया था मैक फेंटियन रिएक्शंस। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को उसने मोल्ड करके दिया है, डायग्नोसिस ऑफ एंथ्रेक्स कौन से रिएक्शंस के थ्रू करते हैं मैक फेंटियन। तो किसी भी फॉर्म में वो ना दे सकता है क्वेश्चन, बट आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरफेरॉन्स उस दिन बताया था, प्रोटीन्स होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा ना, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे एक दो और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला भी। अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, यहाँ पे क्या पूछा है, इसकी फैमिली पूछी है। ठीक है। रिट्रोवेरिडाई है, टोगावेरिडाई है, फ्लेविवेरिडाई है। ठीक है। नहीं नहीं, टोगावेरिडाई नहीं है भाई। ए वेरी गुड। रिट्रोवेरिडाई आपने याद रखना है, रिट्रोवेरिडाई जो है इसकी फैमिली है। अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये इसकी जो वायरस होती है वो होती है लेंटी वायरस। ये लेंटी वायरस आपने याद रखनी है। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, स्वैम्प फीवर। हॉर्सेस में ये होता है। और ये इसकी टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो 2025 में एफपीएससी में वेटनरी ऑफिसर का पेपर हुआ था ना, वहां पे इसकी ये टेस्ट पूछी गई थी। कोगिन टेस्ट या कोजिन टेस्ट उसे कहा जाता है। ये बताई हुई है मैंने थ्योरी में। नहीं नहीं नहीं, कोजिन टेस्ट या कोगिन टेस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वाले, ये की जाती है स्पेसिफिकली अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया में। बस सिंपली आपने ये टेस्ट जहन में बिठानी है, जैसे एंथ्रेक्स की हमने याद रखी थी, इससे ही। तो ये क्वेश्चन आपका एफपीएससी में आया था 2025 में वीओ के पेपर में, कि कोजन टेस्ट इज यूज्ड फॉर इन या इन विच डिजीज, तो वहां पे ऑप्शन में अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया था। ठीक है। तो अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया जो है ये रिट्रो वेरिडाई फैमिली है, लेंटिवायरस से होती है, स्वैम फीवर भी इसे कहा जाता है। और इसके लिए जो टेस्ट की जाती है वो कोजिन टेस्ट की जाती है। कि ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये पोल्ट्री से क्वेश्चन है। पोल्ट्री मेरेक्स डिजीज जो होती है ये कहाँ पे ट्यूमर्स को इंड्यूस करवाती है, सार्कोमा, लाइम्फोमा, स्टोरोपोरोसिस। ये भी बताया हुआ है मेरेक्स डिजीज से भी। तो ये कहाँ पे होते हैं याद आपने रखना है, लाइम्फोमा जो होते हैं वहां पे जो है ना ट्यूमर्स बनते हैं, लिम्फोइड ट्यूमर्स जिन्हें कहा जाता है सिंपली। ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्व्स हो गए, या लिवर, स्प्लीन, किडनीज, हार्ट, ये वहां पे ये ट्यूमर्स इनके बनते हैं मेरेक्स डिजीज के। और ये किससे होती है ये भी बताया हुआ है, हर्प्स वायरस से ये होती है। ठीक है। टी सेल लिम्फोसाइट्स उनको जाके ये डिस्ट्रॉय करती है। जो है ना सियाटिक नर्व इनलार्जमेंट हो जाती है इनसे। काफी एमसीक्यूज मेरेक्स डिजीज से बताया मैंने।
ठीक है, हाँ वेरी गुड। लिम्फोमा में ये लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं वहां पे जो है ना ये ट्यूमर्स बनते हैं मेरेक्स डिजीज में। पर जब भी स्टेटमेंट में पोल्ट्री का कोई पेपर हो, जब भी स्टेटमेंट में वो ट्यूमर का वर्ड यूज करेगा ना, जब भी स्टेटमेंट में, और नीचे ऑप्शन दे दे रानीखेत डिजीज, गंभोरो डिजीज, ट्यूमर आपने देख लिया, वहीं से पकड़ लेना है कि भाई ये मेरेक्स डिजीज होगा। ठीक है, इसको ये पहचानने का तरीका भी है इसकी साइन जो है ना फीचर से। बाकी पैरालिसिस हो जाता है, लेमनेस हो जाती है, बाकी सेम होते हैं। हाँ, अल्फा हर्ब्स वायरस। अच्छा, उसके बाद 724 पे लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं कि द काजेटिव एजेंट ऑफ स्क्रेपी इन शीप। दो डिजीजेस यहाँ से आपने याद रखने हैं, वायराइड है, वायरोसाइड है, प्रियॉन पार्टिकल्स हैं, नन ऑफ दीज हैं। ये भी क्वेश्चन इनसे भी आपका आ चुका है ऑलरेडी। स्क्रेपी है और एक दूसरी केटल में भी प्रॉब्लम होती है, जो बताएगा उसका नाम लिया जाए। स्क्रैपी आपने याद रखना है, ये शीप में होती है। ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है एनिमल्स में, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। और ये डिजीज जो होती है किससे होती है आपने याद रखना है, प्रियॉन पार्टिकल से होती है। प्रियॉन पार्टिकल कहा जाता है प्रोटीन पार्टिकल्स को। ठीक है, ऑप्शन में वो प्रोटीन नहीं देगा, यही वर्ड देता है प्रियॉन, या स्टेटमेंट में वो देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज जो है ना प्रियॉन पार्टिकल से होती है, तो ये आपने याद रखना है। यस, वेरी गुड एस्पेरेंट्स ऑफ मेड काउ डिजीज। मेड काउ डिजीज या BSEU से कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रेन के प्रियॉन पार्टिकल्स में। मतलब प्रोटीन जो होता है ना वो मिसफोल्ड हो जाता है। मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से ये होती है। तो वहां पे जो है ना उसमें DNA RNA होता नहीं है। तो वो क्या करता है, वहां पे एबनॉर्मलिटीज प्रोटीन्स की काज करवाता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। शीप में ये स्क्रैपी करवाता है। मैं ह्यूमंस में भी इससे कोई डिजीज होती है। बाकी जो केटल वगैरह है उसमें एक डिजीज होती है जिसे मेड काउ डिजीज भी कहा जाता है, या उसका एक अदर नेम है BSE डिजीज, जो है ना बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी। ये ऑप्शंस में आते रहते हैं ना, तो आपको कम से कम ऑप्शंस में आप डिफरेंशिएट कर सके जो है ना ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो आपको पता हो कि भाई ये डिजीज नहीं होगी क्योंकि ये प्रियॉन पार्टिकल से होती है। तो ये आपको पता हो जो BSE केटल में है और स्क्रैपी शीप में है, ये दोनों होती हैं प्रियॉन पार्टिकल से, प्रोटीन पार्टिकल से। ये दोनों आपने, बाकी जेकोब्स डिजीज ह्यूमंस में भी होती है, वो भी प्रियॉन पार्टिकल से होती है। बट वो ह्यूमंस में, हमारा ह्यूमन से वो काम नहीं है। यहाँ तक करते हैं क्वेश्चंस, बाकी 2 मिनट बचे हैं, अगर किसी को पूछना हो कोई चीज। 724 तक तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको खत्म करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट